साथियों, अब लोग हम इस्लाम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख फैक्ट होंगे उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। बचपन का नाम अल अमीन था। पिता का नाम अब्दुल्ला था। माता अमीना कुरैश नामक कबीले संबंधित थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम पैगंबर था। इनकी पहली शिष्या थी, इनकी पत्नी खदीजा ही इनकी पहली शिष्या थी। हिजरत संवत जो की शुरुआत जो होती है हिजरी संवत की 622 ईस्वी को हुआ, क्योंकि ये इनका विरोध होने की वजह से ये मक्का से यसरीब इनको जो जाना पड़ा था, तो इसी को वो 622 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में। तो पैगंबर साहब से संबंधित 4 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, इनका जन्म 570 ईस्वी में, जो फैक्ट के वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 570 में जन्म, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना होती है। मृत्यु इनका 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो जीवनी है ये मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मुहम्मदी ये बर्नी द्वारा रचित है। ठीक है। इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवादी धर्म है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जैसे कलमा क्या होता है? अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करने वाले कलमा कहा जाता है। नमाज, जो ये नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। ज़कात, स्वेच्छा से दिए जाने वाले दान को ज़कात कहा जाता था, जो प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का लगभग 1/40 भागों 1/40वां भाग मतलब 2.5% भाग प्रतिवर्ष दान देना होता था। रोज़ा इनका क्या होता है? मतलब व्रत रखते हैं रोज़ा। हज क्या होता है? ये तीर्थ यात्रा हज करते हैं। इस्लाम जो है अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जात पात का विरोधी है। यह मत जो है कर्मकांड को मान्यता देता है, परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। इस्लाम में आस्था रखने वाले प्रारंभिक संगठित समुदाय को उम्मत कहलाता था। उम्मद इस्लामी राज्य का जो केंद्र बिंदु होता था। और इसके जो इस्लाम को प्रभाषित करते हैं कुरान से, हदीस से, इजमा से, कयास, ये इनका जो समुच्चय रूप से इनको शरीयत जो बार बार आप नाम सुनते हो कि शरीयत में लिखा है, तो कुरान है। ये यही कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये क्या है कि इनके शरीयत कहलाते हैं। कुरान क्या होता है? कुरान जो होता है शब्द दिक्र जो सीधा भगवान, इनके जो ईश्वर के शब्द से जो बातें निकली हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कुरान कहा जाता है। डायरेक्ट जो पैगंबर से साहब है। फिर सूत्रा या जो हदीस किसे कहते हैं? ये पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं, जिसके अंतर्गत स्मृति जो मतलब कुछ ऐसा काम किए होंगे, उसको देख कर, कुछ सोच कर लोगों ने जो कुछ लिखा होगा, तो हदीस कहते हैं। कियास क्या है? ये सादृश्यता के आधार पर कुछ कियास है कि मतलब कि अगर ऐसा होता तो पैगंबर साहब ऐसा निर्णय लेते, इस प्रकार चीज़ों को लेकर कियास को कहता है। इजमा क्या है? इस्लाम के धर्मचारियों ने आपस में जो मत करके उसमें जो कुछ निकाले होंगे, तो उसको इजमा कहते हैं। गाजी आपने बहुत सुना होगा इस्लाम धर्म में कि उन्होंने गाजी की उपाधि ली। जैसे कि गाजी की उपाधि कौन कौन लिया था? बाबर ने गाजी की उपाधि लिया था ना। बाबर ने गाजी की उपाधि लिया, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में गाजी की उपाधि लेता था। गाजी खा था, तो गाजी का मतलब था ये विधर्मियों को कत्ल करने वाला होता। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते थे। इनको राज्य द्वारा कोई नियमित वेतन न मिलकर खुम्स में से हिस्सा मिलता था। गाजी जो योद्धा होने के साथ साथ धर्म का रक्षक होता था। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। फिर बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 17 मार्च 1527 में खानवा के पश्चात बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण किया था। प्रथम 4 खलीफा थे जो खलीफा माने गए: अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जजिया कर के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो जजिया कर में देखो, जजिया सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया था। और दिल्ली सल्तनत बात की जाए तो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज मतलब भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बना दिया गया। इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया था। किसने? सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने।
जिससे अभी तक वे मुक्त थे। अभी तक जो मुक्त थे, तो यही जब फिरोज शाह तुगलक ने लगाया तो दिल्ली की जनता ने बोला कि नहीं, ब्राह्मणों का पक्ष लेते हुए उन्होंने बोला कि हम जमा करेंगे ये इनका ब्राह्मणों का जजिया, लेकिन हम इनको नहीं देने देंगे, इनको समस्या में नहीं आने देंगे। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। सिकंदर लोदी ने। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, जो 1347 से 1358 ईस्वी तक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। कौन था? बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन ने। पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन ने। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया था। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबदीन ने 1420 से 1470 ईस्वी तक ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया को निषेध कर दिया, जजिया को हटा दिया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी काल में लगाया गया था। शेर शाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। अकबर ने भी 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं, उसके राजस्व में कमी आ रही है, तो 1575 में पुनः लगा दिया। फिर देखा, फिर वो हुआ, फिर 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगाया, जिसे 1712 ईस्वी में उसने पुनः जजिया लगाया। अतः मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। कौन समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक था। तो अकबर ने 1564 में समाप्त किया, 1575 में पुनः लगाया, फिर उसके बाद 1580 में 79-80 में पुनः समाप्त कर दिया था। अब साथी हम पढ़ते हैं अरबों का सिंध विजय। तो अरबों का देखो सिंध विजय जो होता है, इसमें कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने ही सफलता, जो अरबों का सिंध विजय 1711-1712 ईस्वी में होता है, तो इसी ने सर्वप्रथम सफलता पाई थी सिंध पर। उसके पहले भी उबैदुल्लाह और बुदैल नामक लोगों ने आक्रमण किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो हिंद जो है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में, तो आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, लेकिन वो मारा गया था। दूसरा बुदैल के नेतृत्व में, वो भी मारा गया था। ठीक है। तो इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। उस समय अगर पूछा जाए, उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक दाहिर था। चच के पुत्र दाहिर का शासन था। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन कहाँ पर है? चचनामा में लिखा गया। चचनामा कौन सी भाषा में लिखा गया? तो अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। ठीक है। कासिम के अभियान के बारे में बात की जाए तो कासिम का पहला अभियान जो था, ये देवल दाभोल में था। देवल दाभोल में, वहाँ पर उसने सर्वप्रथम जजिया लगाया था। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कासिम ने बहुत सारे राबर में और आगे ब्राह्मणवाद या दाहिर के पुत्र जयसिंह से लड़ा तमाम। फिर लेकिन अलोर का जो उसका था, अलोर या अरोर, ये ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता था। तो अरोर विजय ही जो सिंध विजय की पूर्णता को प्रदान करता है। तो पूछा जा सकता है कि सिंध विजय की पूर्णता कौन प्रदान करता है? अरोर विजय। मुल्तान जो है, अरोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान को जीता। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। तो मुल्तान जो है कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर स्वर्ण नगर रखा गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात की जाए तो सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा सुलेमान बना। यह हज्जाज का शत्रु था और मीर कासिम हज्जाज का भतीजा था और दामाद भी था। ठीक है। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बना 717-720 ईस्वी में। ठीक है। अब महमूद गजनवी तथा गोर राजवंश के बारे में बात करें तो भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण के नेता है महमूद गजनवी और द्वितीय चरण के नेता है मोहम्मद गोरी।
इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। ठीक है। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी वंश का था। उसका उपाधि यामीन उद्दौला था। यमीन उल मिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षक। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे इस उपाधि से प्रदान किया था। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक महमूद गजनवी जो था, सुल्तान की उपाधि धारण करना दुनिया का पहला शासक था। ठीक है। बुत सिकन भी कहा जाता है उसे, मूर्ति भंजक, और गाजी की उपाधि भी। ठीक है। और महमूद गजनवी का पिता था सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन था। ठीक है। सुबुक्तगीन जो है गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी था। गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी कौन था? सुबुक्तगीन। अब गुलाम पिराई अल्पतगीन का उत्तराधिकारी था। ठीक है। तो महमूद गजनवी जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो 1001 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ। किस पर? शाहियों पर। 1004 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान पर शिया करमाथियों का शासन था। उसका शासक अब्दुल फतह दाऊद था। 1010 ईस्वी में गजनवी ने नगरकोट को लूटा और 1010 ईस्वी में ही तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया था। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा उसने, चक्रस्वामी। 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट दुर्ग जीतने में असफल रहा था, लेकिन 1018 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज पर हमला किया। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किए। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर दुर्ग को घेर डाला। ठीक है। और 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय हो गया। 1025 ईस्वी में गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर महमूद पर आक्रमण हुआ। 1027 में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनवी अंतिम बार भारत आता है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कुल आक्रमण की बात की जाए तो सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान रहते थे, जैसे उतबी इसके रहता था। इसने तारीख यामनी या फिर किताब यामनी नामक लिखा था। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख ईस्वी में उतबी ने किया था। फिरदौसी भी इसी के दरबार में विद्वान था, इतिहासकार था। ठीक है। शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखा था इसने। उसे फारसी का होमर कहा जाता। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। शाहनामा कौन लिखा था? फिरदौसी ने। अबुल फजल बैहाकी ये तारीख सुबुक्तगीन का लेखक था। इसने अलबरूनी ये राज्यो ज्योतिष था। अलबरूनी। फराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। फारूकी दरबारी कवि था। ठीक है। महमूद गजनवी के समय कुछ शासक थे, समकालीन शासक थे। कश्मीर में 1003 ईस्वी में दिद्दा का शासन रहा, दिद्दा का। फिर उसके बाद संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी। परमार भोज महमूद गजनवी के समकालीन था। बंगाल में महिपाल शासक था। चोल में राज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है। फिर गजनवी के समकालीन में राजेंद्र प्रथम भी था। 1015 से 1044 चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। अलबरूनी जो था 11वीं सदी में गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा, गीता पुराणों का अध्ययन किया। 11वीं सदी में भारत आया। ठीक है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की। ठीक है। तहकीके हिंद की रचना किया। तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद तहकीके हिंद की रचना कौन करता है? अलबरूनी करता है। अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा दिया गया था। यह प्रथम मुस्लिम भारतविद था, इंडोलॉजिस्ट था। ठीक है। किताबुल हिंद का अनुवाद जो है हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया।
मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ससबनी वंश का था। ससबनी वंश का था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गजनवी था कौन से वंश का? यामनी वंश का था। यामनी वंश का था। मोहम्मद गोरी का और नाम है जंगी है, सिहाबुद्दीन है, मोहम्मद बिन साम है। ठीक है। तबकात नासरी मिनहाज ने लिखा था। तबकात नासरी में मोहम्मद गोरी की विजय का प्रमाणिक विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? मिनहाज में। तबकात नासरी के मिनहाज में मिलता है। और महमूद गजनवी के उतबी के तारीख यामनी में उसके महत्वपूर्ण हमलों का उल्लेख मिलता है। और इस तबकात नासरी में मोहम्मद गोरी की मिलता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का मिलता है। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गोर का शासक बनता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ। मुल्तान के साथ गोरी के उच्च एवं निचले सिंधे को भी जीत लिया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूल राजे भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित किया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी 1178 ईस्वी में। ठीक है। 1186 में गोरी ने पेशावर की राजधानी लाहौर को जीता। 1188 में गोरी ने भटिंडा अभियान किया और तबर हिंद के किले को जीता। यही घटना जो है तराइन के युद्ध की प्रथम तत्कालिक कारण मानी जाती है। 1188 में गोरी की भटिंडा अभियान जो था, तबर हिंद के किले को जो जीत लिया था, ये घटना तराइन के प्रथम युद्ध में तत्कालिक कारण बनी है। 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय चौहान के भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया। 1194 में गोरी की ने यमुना तट पर स्थित चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराया। 1195-96 में गोरी बयाना जीता। तत्पश्चात ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल ने विजित किया। ठीक है। 15 मार्च 1206 मोहम्मद गोरी को सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय किसी ने 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी। कौन हत्या कर दी? ठीक है। गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्का भी चलवाया था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया था। तबकात नासरी मिनहाज की लिखी है, उसमें एक बार गोरी ने कहा था कि उसके दास ही उनकी आशाओं का आधार है, क्योंकि उसके सुदूर अभियान का दायित्व तो संभाल सकते हैं। तो उसने स्पष्ट कहा था कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं, उसके बाद उत्तराधिकारी होंगे। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। महमूद गजनवी जो था, चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, मतलब ये गोर वंश के बारे में। तो यह अकेला विद्याधर जो था, यह अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक विरोध किया था। महमूद गजनवी शिक्षित सुसभ्य था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था, इसने किताबुल यामनी या तारीख यामनी नामक ग्रंथ लिखा था। फरिश्ता 1560-16 से भी तारीख ये फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी थी, तारीख फरिश्ता। इसका नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। जो फरिश्ता की पुस्तक है तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी ने द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं का मुद्रा लेख था, और इस पे ऊपरी भाग पे अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ मुद्रा लेख अरबी भाषा में, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। ठीक है। अलपतगीन बुखारा के सयानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। वह साहस और परिश्रम के बल पर हजीब उल हज्जाज के पद पर नियुक्त हुआ। 956 ईस्वी में वो खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। उसने गजनवी वंश की स्थापना की थी। गजनवी वंश की स्थापना कौन किया था? इसी ने किया था, अलपतगीन ने। और गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश का नाम यामनी वंश रखा, जिससे महमूद गजनवी था। ठीक है। साथ ही ये रहा जो ये मध्यकालीन भारत के शुरुआत के जितने फैक्ट थे 20 मिनट में हम लोग कवर किया गया, कि जो सिंध विजय से लेकर महमूद गजनवी।
अब मोहम्मद गोरी का जो दास थे ये, अब दिल्ली सल्तनत शुरुआत यहीं होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-3 पार्ट में फटाफट इसको रिवीजन करके ख़त्म करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत को। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय खंड भारत।